सबसे पहले राजीव आपके पास आते हुए, बिहार से रामचरितमानस को लेकर जो बवाल हुआ, बिहार में तो शांत हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश में शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे, दर्शकों के लिए, कि क्या ये दलित और पिछड़े वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है? और दूसरा, समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता ये क्यों कह रहे हैं कि यूपी में पिछड़े और दलित एक हो गए हैं, लोहियावादी और अंबेडकरवादी एक हो गए हैं? और दूसरी तरफ मायावती का ट्वीट जिसमें उनकी चिंता साफ तौर पर जाहिर हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए, 2023 का एक महीना बीत गया है और 2024 की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो अब 2024 के लिए अलग अलग पोजीशनिंग पार्टी कर रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अभी पिछले महीने अपनी यात्रा कंप्लीट की है, कंक्लूड की है। अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और ये जो रामचरितमानस को लेके एक विवाद खड़ा किया गया है, 550 साल पहले लिखी किताब, 700 साल पहले लिखी किताब पर आज की तारीख में चर्चा करना, उसके श्लोक निकालना, उसका समर्थन या विरोध दोनों करना, ये दोनों एक तरीके से जाना बूझा हुआ काम है। अगर वो एक साहित्यिक कृति है, पहले भी मैंने कहा था कि तुलसीदास किसी के विरोध से और किसी के समर्थन से न छोटे हो जाएंगे और न बड़े हो जाएंगे। इसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी किसी के विरोध और समर्थन के मोहताज नहीं है। अब उस किताब की प्रतियां जलाना, उसमें से निकालना करना और उसके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, दिक्कत यही है कि विरोध के लिए भी एक खास वर्ग है और समर्थन का भी एक खास वर्ग है। अब उत्तर प्रदेश क्या देश में, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में ये चलता है विपनेश की धर्म और जाति की राजनीति टकराती रहती है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पिछले 40-45 सालों से कम हिंदी बेल्ट के इन दो राज्यों में धर्म और जाति दो ही मुद्दे हैं जिस पर सारी चीज़ें हैं। सबको पता है कि 2024 के शुरुआत में ही राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का फिर क्या भारतीय जनता पार्टी उसका यूज़ चुनाव में करेगी, सबको पता है। अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया कि मैं योगी आदित्यनाथ से सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ, उन्होंने कहा मैं शूद्र हूँ, तो पहली बात, क्या वो शूद्र हैं? क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं? और ये उनका बयान किस लिए है? और सदन में पूछने के लिए उनके पास सबसे बड़ा यही मुद्दा है। दरअसल बात ये है कि 2000 और मायावती का पलटवार और भी हास्यास्पद है और अजीबोगरीब है। 4 साल पहले इन्हीं लोगों ने गलबहियाँ करके अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, पैर छूते थे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मायावती के, और सामूहिक रैलियां, इन्होंने संयुक्त रैलियां दोनों ने की थी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। अब जब चुनाव परिणाम उस तरीके के नहीं आए, फिर विधानसभा में अलग अलग लड़े और एक सीट बीएसपी को मिली है, वो भी बीएसपी की सीट नहीं है, उन विधायक की सीट है और बीएसपी एज ए पार्टी वो सीट नहीं जीती है। उनका उम्मीदवार जीते हैं लेकिन वो अपने बदौलत जीते हैं। अब दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव को जो 10% मत विधानसभा में ज़्यादा मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि कुछ दलित वोट भी उनको मिले। कुछ मायावती की बीजेपी की तरफ ज़्यादा गए लेकिन कुछ वोट अखिलेश यादव को भी दलितों के मिले। ग्राउंड पर ये मैंने देखा भी है। अब सीधे सीधे दलित और पिछड़े का गठबंधन के साथ अखिलेश यादव इसमें उतरना चाह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सवर्ण नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रहे हैं। तो ये जाति और धर्म की जो राजनीति दोनों कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिक्के चलाने के लिए और एक दूसरे को मात देने के लिए। रामचरितमानस उसमें एक समझ लीजिए कि एक तीर सा है बस। राजीव, एक चीज और मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी जो मायावती का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है रामचरितमानस के जरिए? देखिए, एक बात है, जब आप भगवान श्री राम की बात करते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर पिछड़ों को ये लगता है और दलितों को ये लगता है। जिन जिन मंदिरों की आप बात कर रही हैं, 1956 तक बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था। तो ये बहुत सारे, इसके लिए राजनारायण ने आंदोलन किया था, जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं। तो वो दलित, वो पिछड़े बहुत सारे मंदिरों में नहीं जा रहे थे। वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। जातिवादी मनुवादी व्यवस्था जिसके विरोध में अम्बेडकर, जिसके विरोध में
में काशीराम, जिसके विरोध में मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव, इन्होंने यही तो नारा दिया था 85-15 का, अगड़े पिछड़े का नारा दिया था कि अगड़ों का ज़्यादा वर्चस्व है, पिछड़ों की जनसंख्या है, जाति के आधार पर देश में काम बांटे गए थे। आज भी देश के उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत बड़े हिस्से में जाति के आधार से काम है। कुम्हार है तो वो पानी भरेगा, मौर्या कुशवाहा है तो वो सब्जी की दुकान करेगा, सब्जी का बिजनेस करेगा, यादव है तो वो दूध का काम करेगा, नाई है तो वो बाल काटेगा। तो ये व्यवस्था तो सनातन समय से चली आ रही है। लेकिन जो मंदिर का, जो पूजा का विशेषाधिकार, जो मंदिरों में जाने का विशेषाधिकार एक वर्ग तक सीमित था, हजारों सालों से वो जो बातें चली आ रही, उसी के लिए तो रिजर्वेशन दिया गया कि सामाजिक रूप से पिछड़े। लेकिन बाद में उसको राजनीतिक फायदे के लिए एक तबका है जो धर्म की बात करके 85-15 हिंदू और मुसलमान की बात करता है। आजकल राजनीति का एक ध्रुव ये है और दूसरी तरफ हिंदी पट्टी में एक ध्रुव वो है जो 85-15 आंकड़े और पिछड़े की बात करता है। जी राजीव आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।